नमस्कार मित्रों, साथियों, राजस्थान के उभरते हुए नौजवानों, प्रवीण चारण एक बार फिर रीडर्स क्लासेज जयपुर से आपका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, खैर मकदम करता है। आज हम एक महत्वपूर्ण राजवंश की चर्चा करेंगे और उस राजवंश का नाम है प्रतिहार राजवंश। इससे पहले हमने सभ्यताएं और जनपद काल, दो महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा की जो पटवार एग्ज़ाम की दृष्टि से और अन्य सभी एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण टॉपिक थे। पूरे वीडियो देख लेना। हो सकता है मैं आपसे कह रहा था कि एक सब थोड़े बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहे हो सकता है कई बार, लेकिन आवाज़ स्पष्ट आ रही है। आप उसे ध्यान से सुनोगे एक दो बार तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम राजवंशों में प्रवेश किया। इससे पहले भी प्रतिहार राजवंश से पहले भी हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा जिसमें हमने राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ी। ये राजवंश कैसे कैसे, कब कब, कहाँ कहाँ, कैसे राजस्थान के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है और उत्तर भारत में एक सर्वश्रेष्ठ वंश के रूप में उभरता है। प्रतिहार राजवंश की ख्याति पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे उत्तर भारत में है और इस ख्याति की चर्चा आज हम करेंगे। दो शासक हम पढ़ेंगे आज, जिसमें मैंने दो शासक लिखे हैं। नागभट्ट प्रथम का कार्यकाल क्या रहा, वत्सराज का कार्यकाल क्या रहा। सबसे पहले प्रतिहार। प्रतिहार का मतलब होता है प्रहरी। प्रहरी मतलब सीमाओं पर पहरा देने वाला। और इस पूरे राजवंश का आगे जो पूरा नाम है वो है गुर्जर। क्या नाम है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो ये क्षेत्र से संबंधित नाम है। गुजरातरा जो क्षेत्र है वहाँ से हो सकता है इनकी कोई उत्पत्ति हुई हो और ये गुजर शब्द वहीं से आया है। मित्रों, गुजर शब्द पहली बार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, एक बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है और उस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर एक जगह है एहोल। एहोल नामक स्थान से एक राजा हुआ पुलकेशिन के काल में कर्नाटक में एहोल अभिलेख जानते हैं आप? जिस पे कुछ लिखा हुआ हो। ठीक, अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं। शिलालेख हो सकते हैं, ताम्रलेख भी हो सकते हैं, अभिलेख गुहा लेख भी हो सकते हैं, अभिलेख स्तंभ लेख भी हो सकते हैं जो खंभों पे हो। तो ये अभिलेख, एहोल अभिलेख से पुलकेशिन सेकंड के एक खुदवाए गए अभिलेख, एहोल अभिलेख से जो कर्नाटक में पड़ता है, इससे गुर्जर शब्द का पहली बार पता चलता है और यही गुर्जर शब्द पहली बार वहाँ देखने को मिलता। प्रतिहार राजवंश प्रारंभ में एक सामंतों के रूप में रहा राजवंश है, जिसने किसी न किसी रूप में राजवंशों के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। तो प्रतिहार सामंत रहे हैं, प्रहरी रहे हैं, किसी के साथ काम किया है और इन प्रतिहार, दूसरा ये शब्द उनके प्रयोग करने का कारण ये भी हो सकता है कि प्रतिहार राजवंश ने कई वर्षों तक विदेशी आक्रमणकारियों से उत्तर भारत की रक्षा की है। किसी भी आक्रमणकारी को भारत में प्रवेश करने नहीं दिया है, इसलिए इनका ये कार्य भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानिए कितना महत्वपूर्ण है। 550 से लेकर, प्रतिहार राजवंश का जो महत्वपूर्ण काल है 550 से लेकर 1150 तक, इनका 1030, कहीं पर 36 दे रखा है। प्रतिहार राजवंश ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता को मजबूती से पकड़े रखा। प्रतिहार राजवंश उत्तर भारत का महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश है। जितने भी राजपूत राजवंश पढ़े जाते हैं उनमें एक महत्वपूर्ण राजपूत राजवंश के रूप में प्रतिहार पढ़े जाते हैं, जो मूलतः राजस्थान के मंडोर से निकलते हैं। इस राजवंश की जानकारी हमें अधिकतर कहाँ से प्राप्त होती है?
अभिलेखों से, शिलालेखों से, और सर्वाधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है एक ग्वालियर, किससे होती है? ग्वालियर प्रशस्ति से। किससे होती है? ग्वालियर प्रशस्ति से। किससे? ग्वालियर अभिलेख से, ठीक, या ग्वालियर प्रशस्ति बोल दो आप। सर्वाधिक जानकारी किस वंश की? प्रतिहार राजवंश की। तो इस वंश का प्रथम व्यक्ति या इस वंश का प्रारंभिक राजा या इस वंश का, मैं ये कहूँ कि किसी भी वंश का शुरुआत करने वाला प्रथम राजा जिसने इस राजवंश का, जिसे हम पिता कह सकते हैं, वो है हरिश्चंद्र। कौन है? राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र इसके पहले व्यक्ति हैं जिन्हें प्रतिहार राजवंश का राजा कहा जा सकता है। हरिश्चंद्र ने मंडोर नामक स्थान पर अपनी सत्ता शुरू की, जो राजस्थान में मंडोर नामक स्थान पर अपनी सत्ता शुरू की, जो मारवाड़, वर्तमान में कहूँ जोधपुर, इन क्षेत्रों में पड़ता है मंडोर। और इनकी 2 पत्नियां हुआ करती थी। हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था भद्रा। क्या नाम था? भद्रा। भद्रा हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी थी। कैसी पत्नी थी? क्षत्रिय। भद्रा जो थी वो क्षत्रिय पत्नी थी। और एक इनकी पत्नी थी रत्ना। और ये जो रत्ना है, ये थी कैसी? इनकी पत्नी ब्राह्मण। कैसी पत्नी है? ब्राह्मण। तो एक क्षत्रिय पत्नी है और दूसरी ब्राह्मण पत्नी है मंडोर से। भद्रा, हरिश्चंद्र जिसकी पत्नी भद्रा, उससे पैदा हुआ पुत्र या उसके गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम है रजिल। क्या नाम है? रजिल। और यहाँ पर एक पुत्र है ब्राह्मण जिसका नाम है दद्ध। इन दोनों ने अलग अलग सत्ताओं के रूप में कार्य शुरू किया। प्रारंभ में भद्रा का पुत्र रजिल अपनी राजधानी के रूप में नई जगह जाता है और यहाँ पर एक जगह पड़ती है उज्जैन, नाम सुना होगा आपने, मध्य प्रदेश में। अपनी राजधानी उज्जैन बनाता है और दद्ध जो है वो मंडोर ही रहता है। ये 2 प्रमुख राजधानियाँ प्रारंभिक काल की इनकी रही है, दद्ध और रजिल। हालांकि इसके बाद बहुत सारे शासक हरिश्चंद्र के काल में रहे हैं। हरिश्चंद्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहा होगा, इतना महत्वपूर्ण शासक तो नहीं रहा होगा, लेकिन एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में हरिश्चंद्र का नाम उल्लेखनीय है। ग्वालियर अभिलेख हम पढ़ रहे थे। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। एक पत्नी रत्ना, एक पत्नी भद्रा, एक ब्राह्मण पत्नी जिसका पुत्र दद्ध, जिसकी राजधानी उज्जैन और दूसरे की राजधानी मंडोर। छत्राणी पत्नी की राजधानी मंडोर, उसकी राजधानी उज्जैन। हमने इसी जानकारी को आगे बढ़ाया, लेकिन ये 2 शाखाएं थी अलग अलग। इन दोनों शाखाओं को एकत्रित करने का कार्य किसने किया? एकत्रित करने का कार्य किया नागभट्ट प्रथम ने। उज्जैन और मंडोर को एकत्रित कर दिया। किसने किया? नागभट्ट प्रथम ने, जिसका शासनकाल रहा 730 से 756। यहाँ से दूसरी बात मैं ये कहूँ कि नागभट्ट प्रथम एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, जो पहला प्रमुख राजा के रूप में स्थापित है, जिसने पहली बार जिसने कर वसूल किया हो, अपना एक निश्चित साम्राज्य विस्तार किया हो। ऐसा प्रतिहार राजवंश का पहला राजा है नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम ने सत्ता में आते ही अपने राजवंश को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। यहाँ से मैं ये कहूँ कि अब नागभट्ट प्रथम की शौर्य की गाथा
और पराक्रम का जो गुब्बार नागभट्ट के अंदर था वो फूटकर आगे बढ़ने लगा। नागभट्ट ने इस वेग को और बढ़ाया और उसने मंडोर से राजधानी ले गया मेड़ता। मेड़ता से राजधानी लाया भीनमाल। मेड़ता से राजधानी लाया भीनमाल। कहाँ लाया? भीनमाल। और भीनमाल से राजधानी ले गया जालोर। कहाँ पर ले गया? जालोर। और जालोर से राजधानी गई वापस उज्जैन। उस काल में नागभट्ट प्रथम ने कई राजधानियां परिवर्तित की, मेड़ता, भीनमाल, जालोर और उज्जैन। और मंडोर के अंदर अपनी कुलदेवी को स्थापित किया, चामुंडा माता का। किसको? तो प्रतिहार राजवंश की कुलदेवी कौन है? चामुंडा। ठीक। हालांकि बहुत सारे शासक रहे, कक्कूक, बाउक। कक्कूक और बाउक ने एक घटियाला का अभिलेख खुदवाया था। किसने? बाउक ने। बाउक नामक एक शासक ने कैसा अभिलेख खुदवाया? घटियाला। घटियाला अभिलेख कहाँ से मिलता है? जोधपुर मंडोर से ही मिलता है। ठीक। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य कोई परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हमारा बनता नहीं है। तो नागभट्ट जालोर, उज्जैन, मेड़ता, भीनमाल, प्रतिहार राजवंश की प्रतिष्ठा ने धीरे धीरे अपनी धमक को फैलाना शुरू किया। उत्तर भारत प्रतिहार राजवंश के बढ़ते कदम देख रहा था। इनके शौर्य पराक्रम की गाथाएं पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे सुनाई देने लगी। और नागभट्ट ने एक उपाधि धारण की और उस उपाधि का नाम है नागावलोक। नागावलोक। नागावलोक उपाधि धारण की। नागभट्ट प्रथम ने गोहिल वंश के शासक बप्पा रावल के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? बप्पा रावल के साथ मिलकर एक शासक को हराया और उस शासक का नाम था मित्रों जुनैद। क्या नाम था? बप्पा रावल के साथ मिलकर जुनैद को पराजित किया मैदान जंग में और उत्तर भारत में अपनी विशेष स्थिति दिखा दी। किसने? नागभट्ट ने। किसको हराया? जुनैद को हराया। किसके साथ मिलकर? बप्पा रावल के साथ मिलकर। और इन सीमाओं को लॉक कर दिया। इसके बाद कई वर्षों तक किसी भी मुस्लिम इस्लामिक आक्रमणकारी की हिम्मत उत्तर भारत में प्रवेश करने की नहीं हुई। इसलिए प्रतिहार राजवंश सबसे महत्वपूर्ण राजवंश के रूप में भारत के अंदर स्थापित हो गया। बप्पा रावल और ये जो युद्ध था वो 738 में हुआ था। कब हुआ था? 738 में। 738 के इस युद्ध में किसको हरा दिया? और इनके द्वारा ही, नागभट्ट प्रथम के द्वारा ही, किसके द्वारा? नागभट्ट प्रथम के द्वारा ही जालोर में सूकड़ी नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? एक नदी निकलती है सूकड़ी और बांडी, जो जालोर के एक इस तरफ से मध्य में पड़ता है। तो सूकड़ी नदी के किनारे किला बनाया और उस किले का नाम था सुवर्णगिरी। क्या नाम था? सुवर्णगिरी। बड़ा ही महत्वपूर्ण किला, जिसके बारे में अनेक विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा, लेकिन हसन निजामी लिखा करता है कि ये इतना महत्वपूर्ण दुर्ग था कि जिसके दुश्मन कभी दरवाजे नहीं खोल पाया, मुख्य दरवाजे कभी नहीं खोल पाया। हसन निजामी का एक प्रसिद्ध कथन जालोर के बारे में प्रचलित होता है। और नागभट्ट प्रथम अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा था। लगातार नागभट्ट प्रथम की ताकत हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही थी और राजधानियाँ बदलती जा रही थी। प्रतिहार राजवंश धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। इसे मलेच्छों को विनाश करने वाला भी कहते हैं। और नागभट्ट प्रथम एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में तो सबसे अधिक प्रश्न इससे पहले बाउक, कक्कूक, रजिल, दद्द इनसे नहीं आते हैं प्रश्न। कभी कभार ये पूछा जरूर है प्रतिहार राजवंश का मूल पुरुष कौन है? तो प्रतिहार राजवंश का मूल पुरुष है वो है हरिश्चंद्र। मैंने लिखा था हरिश्चंद्र। और घटियाला अभिलेख खुदाने वाला है बाउक। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, डायरेक्ट आता है नागभट्ट प्रथम से, जिसका कार्यकाल 730 से 756 है, जिसकी उपाधि नागावलोक है, जिसने जालोर में सुवर्णगिरी दुर्ग बनाया है, अलग अलग राजधानियां बनाई है। 738 में बप्पा रावल के साथ मिलकर जुनैद को हराया है। कुलदेवी उसी काल में धीरे धीरे इनके मंदिरों का निर्माण होने लगा। इनकी कुलदेवी है चामुंडा माता। और प्रतिहार अब गुजर प्रतिहार के रूप में हिंदुस्तान में अपनी यात्रा पे निकलते हैं। और जब गुजर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम से अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो देखते हैं ये यात्रा कहाँ तक जाती है और क्या रंग लाती है।
पढ़ते रहिए, मस्ती के साथ पढ़िए, आनंद लेकर पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। काल कोरोना का है और इस कोरोना के काल में मुस्कुराना, आपकी फितरत में रहना बहुत ज़रूरी है। कितना ही तनाव हो फिर भी आप आनंद के साथ मुस्कुराते रहिए। हमने पढ़ा किसको? नागभट्ट प्रथम को। संस्थापक के रूप में हरिश्चंद्र को पढ़ रहे थे। 550 से हमने प्रतिहार राजवंश को जाना, प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति के बारे में जाना और आगे एक महत्वपूर्ण शासक बना नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज। हालांकि इसके मध्य में देवपाल नाम के एक और शासक की उपस्थिति नज़र आती है। एक आधी बार पूछा भी गया है कहीं, कौन? देवपाल। लेकिन आगे जो महत्वपूर्ण शासक बना वो थे वत्सराज। इनका कार्यकाल आप देख रहे हैं। वत्सराज का ये कार्यकाल है 775 से 800। ये अलग अलग आपको कई पुस्तकों में मिल सकता है, ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता आपसे इसका कार्यकाल नहीं पूछा जाएगा, सदी पूछी जा सकती है। तो वत्सराज विशाल हाथियों की सेना रखता था और स्वयं युद्ध में हाथी के समान नजर आता था, इसलिए इसकी प्रसिद्ध उपाधि है और वो उपाधि है रणहस्तीन। कौन सी उपाधि है? रणहस्तीन। वत्सराज ने रणहस्तीन की उपाधि धारण की और उस काल में मैं बात करूं जब वत्सराज हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा, वत्सराज जब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो भारत की स्थितियां कुछ इस प्रकार से थी। 3 महत्वपूर्ण राजवंश भारत में मौजूद थे। एक जिसे हम पढ़ ही रहे हैं, जिसे हम क्या पढ़ रहे हैं? गुर्जर, प्रतिहार, महाराष्ट्र वर्तमान का क्षेत्र है, वहाँ से एक राष्ट्रकूट और बंगाल का एक क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ का एक वंश है पाल। तो पाल राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश और गुर्जर प्रतिहार राजवंश गोदावरी नदी से ऊपर वाले क्षेत्र में, यहाँ एक नदी बहती है गोदावरी, गोदावरी नदी के ऊपरी क्षेत्र में 3 राजवंश महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल। महाराष्ट्र का क्षेत्र में कहूँ तो ये राजवंश। और उस समय एक शहर बड़ा महत्वपूर्ण था और वो शहर वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गौरी गंगा नदी के किनारे है और उस शहर का नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। अलग अलग समय में आप देखना उत्तर भारत में राजधानियों का बड़ा प्रभाव रहा है। किसी काल में मगध बहुत महत्वपूर्ण, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बहुत महत्वपूर्ण रहा। फिर धीरे धीरे ये स्थान बदले भी हैं अलग अलग समय, कभी अजमेर महत्वपूर्ण रहा, कभी पेशावर महत्वपूर्ण रहा। इसी प्रकार से मैं यहाँ से ये कहूँ कि 4वीं शताब्दी से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी तक कन्नौज एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में स्थापित था, महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में स्थापित था। कौन सा शहर? कन्नौज। जिसका अधिकार कन्नौज पे हो जाता था वो उत्तर भारत का बड़ा शासक माना जाता है, या विशेष रूप से उसी को विशेष शासक के रूप में कहते। तो कन्नौज के तीनों का संघर्ष चल रहा था, लगभग बराबर के वंश हैं, बराबर के पराक्रमी हैं, बराबर की ताकत रखते हैं, बराबर की सेना है इनके पास, और तीनों को चाहिए क्या? कन्नौज। जो कन्नौज पर अधिकार कर लेगा वो गोदावरी के ऊपरी क्षेत्र यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र का अधिकारी हो जाएगा, उसमें उसकी सत्ता मजबूत हो जाएगी। और ये काम किया वत्सराज ने। जब नागभट्ट प्रथम की सत्ता मंडोर से निकलकर उज्जैन तक पहुंचती है तो वत्सराज इसमें और विस्तार करते हैं। वो उससे भी पराक्रमी है और ये व्यक्ति त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेता है। किसमें? त्रिपक्षीय। 3 पक्षी तो हो गए, त्रिपक्षीय युद्ध, इसे हम त्रिपक्षीय युद्ध बोलते हैं। त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेता है पहली बार कौन? वत्सराज। और त्रिपक्षीय युद्ध में जब वत्सराज भाग लेता है तो उसमें शासक आप समझ रहे हैं, और कई आसपास के छोटे मोटे राजाओं को हराता है, इसलिए एक और उपाधि धारण करता है जिस उपाधि का नाम है जय वराह। वराह वैसे विष्णु का अवतार माना जाता है। ये दांतों वाला जो सूअर है उसको वराह बोलते हैं, और भगवान विष्णु ने वराह के अवतार के रूप में, विष्णु ने अवतार लिया है वराह के रूप में, इसलिए कई सारे राजा कालांतर में वराह की उपाधियां धारण करते रहे हैं। तो इन्होंने भी एक उपाधि रणहस्तीन की धारण की, दूसरी जय वराह की उपाधि धारण की, और त्रिपक्षीय युद्ध में इन्होंने भाग लिया और प्रतिहार वंश के वास्तविक शासक कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? प्रतिहार वंश के वास्तविक शासक। ये त्रिपक्षीय युद्ध जो लगभग 200 वर्षों तक चला, कब तक चला? 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक ये त्रिपक्षीय युद्ध चला। एक महत्वपूर्ण बात, इसलिए वत्सराज को वास्तविक शासक माना जाता है। कैसा शासक? वास्तविक शासक। कहाँ का? प्रतिहार राजवंश का वास्तविक शासक इसको माना जाता है। मूल रूप से सत्ता में लाने का काम नागभट्ट प्रथम करता है, लेकिन मूल पुरुष हरिश्चंद्र माना जाता है। तीनों चीज़ें आप ध्यान रखना। अब घोड़ों की टापों की आवाज़ और तलवारों की खनक सुनाई देने लगी। धीरे धीरे वत्सराज ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया, पाल शासकों को पराजित किया। वत्सराज ने पालवंशी शासक धर्मपाल को युद्ध के मैदान में हरा दिया। पालवंशी शासक किसको हराया? धर्मपाल को युद्ध के मैदान में हराया। किसने हराया? वत्सराज ने। पाल हार गए, लेकिन स्थिति ऐसी रही कि वत्सराज कन्नौज पर अधिकार नहीं कर पाया। हालांकि धर्मपाल को हरा के कन्नौज की सत्ता को कमज़ोर कर दिया, क्योंकि उस समय पालों का ही अधिकार कन्नौज पे हुआ करता था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी। लेकिन वत्सराज ने इतना ही नहीं किया, राष्ट्रकूटों से उसने युद्ध किए, लेकिन वो पराजित हो गया। कालांतर में आगे आगे वत्सराज ने निर्माण कार्य जो करवाए वो बड़े महत्वपूर्ण थे। युद्धों से, त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लेना और अपनी उपस्थिति पूरे भारत में दर्ज करवाना, इसके अतिरिक्त यहाँ की स्थापत्य कला बड़ी महत्वपूर्ण थी। हम स्थापत्य कला पर बात करेंगे कुछ ही पलों में, कल इसी समय। और आपको बताऊंगा कि वत्सराज के बाद नागभट्ट सेकंड ने क्या किया। महेंद्रपाल, महिपाल, राजशेखर, मैं आपको बता रहा था, विदेशी यात्री, अल-मसूदी, सुलेमान, इन सब की चर्चा हम करेंगे। ये एक वीडियो ज़्यादा लंबा बनता है तो बोरिंग हो जाता है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपके सामने आ रहा हूँ। तो ये प्रतिहार राजवंश था। इसकी कुछ और तथ्य जानकारी जो अंत में पूरी बताऊँगा। प्रतिहार राजवंश का आपका कोशिश करूँगा कि कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो मैं विदा लेता हूँ आज फिर से। जय हिंद, जय भारत।